हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बेटा, पिछले कुछ टाइम से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एग्जाम के अंदर एमसीक्यू किस तरीके के आते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के एमसीक्यू सीरीज से। एमसीक्यू सीरीज का मतलब मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आप लोगों को क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर एग्जाम में एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज हम लोग ईआईएस के एमसीक्यू से। ईआईएस के एमसीक्यूज करेंगे पहले, उसके बाद जब ईआईएस के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, एसएम के भी एमसीक्यूज पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा, डेली बेसिस पे मैं आपको 15 टू 20 एमसीक्यू डेली बेसिस पे कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों का भी ज्यादा समय खराब नहीं होगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि एग्जाम में एमसीक्यू किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बिना समय गवाए मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा आपके एमसीक्यू सीरीज से। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ईआईएस के एमसीक्यू से। आज हम लोग फर्स्ट 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं 20 से आगे के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं या जितने भी एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे एमसीक्यूज बेटा आपके इंस्टीट्यूट ने ही रिलीज किए हैं। आपके इंस्टीट्यूट ने ही रिलीज किए हैं ये सारे एमसीक्यू। तो प्रैक्टिकली सोचो, जो मैं आपको एमसीक्यूज की अब प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है, वो सारे के सारे एमसीक्यू आपके इंस्टीट्यूट ने ही रिलीज किए हैं। ठीक है सर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोगों को कहीं ना कहीं बेटा मोटिवेशन आता है, जिससे कि हम लोग और ज्यादा क्या करेंगे, मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एमसीक्यू से। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। और एक बात, ये सारे एमसीक्यू जो आज हम लोग कर रहे हैं ये ईआईएस के हैं। आज हम लोग फर्स्ट 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इससे आगे के एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। डेली बेसिस पे मेरी वीडियो अपलोड होंगी, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा अगर आपने चैनल को क्या कर रखा है बेटा, सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं एमसीक्यू में क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन to integrate and coordinate their business processes on a robust foundation. Identify the statement that does not fall under the list of objectives of EIS. प्रैक्टिकली सोचो, इन चारों में से एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको वो ढूंढना है। मुझे एक बार बताओ ये क्या बोल रहा है। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऑटोमेट करवाता हूं तो ऑटोमेट से मैं सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोसेसेस को इंटीग्रेट भी कर पाऊंगा एज वेल एज कोऑर्डिनेट भी कर पाऊंगा, जिससे कि क्या होगा बेटा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बहुत जल्दी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे जाएगा, जिससे कि बेटा टाइम बचेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस साइकिल। नेक्स्ट वन इज कहीं ना कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, क्योंकि जब टाइम बचता है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस। कौन सी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, मैनुअल कॉस्ट, ठीक है, पेपर कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो बोल रहा है इन चारों में से कौन सा ईआईएस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पढ़िए बेटा, रिड्यूस सर्विस साइकिल, इसका मतलब बेटा टर्न अराउंड टाइम जो होता है, टर्न अराउंड टाइम ये रिड्यूस होगा। हां जी सर, ये रिड्यूस होगा, टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस होगा, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है। आइडेंटिफाई मैनुअल प्रोसेसेस, मुझे बताओ बेटा ईआईएस का ऑब्जेक्टिव है कि आप मैनुअल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो। ईआईएस तो ऑटोमेटिकली क्या है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है। तो आइडेंटिफाई मैनुअल प्रोसेस तो मुझे नहीं लग रहा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, रिड्यूस कॉस्ट, हां जी ये ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हां जी ये ऑब्जेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडेंटिफाई मैनुअल प्रोसेसेस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ वर्क एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड in the processes of an organization,
business processes are often broken up into different categories. आगे लिखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस. आपने पढ़ा भी था बेटा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें आपने पढ़ा था बेटा प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस. याद करो 3 तरीके के प्रोसेस पढ़े थे, ऑपरेशनल प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस एज वेल एज मैनेजमेंट प्रोसेस. ऑपरेशनल प्रोसेस को ही प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं. ठीक, आगे पढ़ो क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ प्राइमरी प्रोसेसेस. प्राइमरी प्रोसेसेस कौन से थे बेटा? वो प्रोसेस, वापस वो प्रोसेस जो कोर प्रोसेस थे और जो डायरेक्टली कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड कराते थे, जिसको हम लोग बोलते थे वैल्यू चेन. ठीक है, इसका मतलब सर कौन सा प्राइमरी प्रोसेस है ये पूछ रहा है. डील्स विद लीगल कंप्लायंस? नहीं भाई. डील्स विद कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन? यस. डायरेक्ट आंसर लिखा है बेटा, डील्स विद कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन. आगे के भी देख लेते हैं. डील विद कोर प्रोसेस एंड फंक्शन. कोर प्रोसेस तो था लेकिन फंक्शन नहीं था. ठीक, तो सी नहीं है. डील्स विद मेजरिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल. मेजरिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग वाला तो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है. तो करेक्ट आंसर इसमें बी आ रहा है, दैट इज डील्स विद कोर बिजनेस प्रोसेस एंड वैल्यू चेन. वैल्यू चेन का सिंपल सा मतलब वो प्रोसेस जो कस्टमर को डायरेक्टली क्या प्रोवाइड कराए बेटा? बेनिफिट प्रोवाइड कराए. दैट प्रोसेस इज नोन एज प्राइमरी प्रोसेस या ऑपरेशनल प्रोसेस. तो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट आते हैं सर, थर्ड क्वेश्चन पढ़िए. अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फेसिंग एन इशू ऑफ नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड टाइमली सप्लाई. एक कंपनी है जिसको एक इशू आ रहा था, दैट इज क्या इशू था? नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड टाइमली सप्लाई ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. मिस्टर अनिल, an IAS auditor of the company, identify that the delay is due to the manual processing of certain process. मीन्स ये जो डिले हो रहा था वो मैनुअल प्रोसेस था. मैनुअल प्रोसेस चल रहे थे कंपनी के अंदर जिसकी वजह से डिले हो रहा था. आगे लिखा है ही सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड अडॉप्ट डैश टू ओवरकम द प्रॉब्लम. किस चीज को अडॉप्ट करे कंपनी जिससे कि बेटा डिले ना हो. डिले क्यों हो रहा था? क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ प्रोसेस थे, वो कैसे थे बेटा? मैनुअल थे. अब वो कंपनी का आईएएस ऑडिटर है मिस्टर अनिल, वो कह रहा है कि डिले ना हो इसके लिए कंपनी को क्या अडॉप्ट करना चाहिए. सीधी सी बात है भाई, मैनुअल प्रोसेस को क्या करवा ले कंपनी? ऑटोमेटेड करा ले. और ऑटोमेटेड को हम लोग क्या बोलते थे? बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. करेक्ट आंसर इज सी. डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. बेटा इससे आसान क्वेश्चंस नहीं हो सकते. तो आपके इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. अगर आपको यकीन ना हो तो देख लो बेटा क्या लिखा है. ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ. मिस्टर एक्स हैज सेट अप हिज न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कलर पेन. ठीक है जी. ही इज वेल नोन अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस. मिस्टर एक्स को सारे रिस्क पता हैं जो बिजनेस में हो सकते हैं. However, he unintentionally violate some industry regulation while setting up his business. Means उसको सारे रिस्क पता थे लेकिन अनइंटेंशनली उससे क्या हो गया बेटा? कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस थे जो उसने फॉलो नहीं किए बिजनेस को सेट करते टाइम. अब मुझे बताओ विच कैटेगरी ऑफ रिस्क डज दिस रेफर्स टू? क्या फॉलो नहीं किए बेटा उसने? रूल्स रेगुलेशंस. तो रूल्स रेगुलेशंस जब फॉलो नहीं किए और इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली जब वो बिजनेस को सेट कर रहा था तो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पाया, तो ये किस कैटेगरी का रिस्क है? आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस रिस्क पढ़े थे बेटा. जब आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते दैट इज नोन एज बेटा कंप्लायंस रिस्क. क्या फॉलो नहीं किया बेटा? कंप्लायंस. तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट आते हैं भाई फिफ्थ. Gigs and Gigs, the food court in a shopping mall wants to automate its manual cash counter into automated card system. Means एक food court था मॉल के अंदर जहां पे मैनुअली कैश काउंटर था. मींस जब आप लोग बिल पे करते थे तो मैनुअल बिल पे करते थे, तो वो मैनुअल को ऑटोमेटेड कार्ड सिस्टम में क्या करना चाहता है? कन्वर्ट करना चाहता है. ठीक है, आगे बोल रहा है सेम कार्ड कैन बी यूज्ड एट वेरियस
फूड आउटलेट्स इन द फूड कोर्ट। वो जो कार्ड है, जिस कार्ड के थ्रू आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे, वही कार्ड आपके डिफरेंट फूड आउटलेट्स में भी यूज होगा। ठीक है, दिस ऑटोमेशन ऑप्टिमाइज द इंफॉर्मेशन फ्लो इन सर्विस एंड बिलिंग। मींस इसी कार्ड के थ्रू क्या होगा, बिलिंग कर पाओगे। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन दैट गिग्स एंड गिग्स इज अचीविंग बाय यूजिंग दिस मेथड। मींस पहले वो मैनुअल बिल होता था, अब वो मैनुअल बिल के थ्रू एक कार्ड इशू करेगा, कार्ड के थ्रू आप क्या करोगे, बिल पे करोगे, और वही कार्ड उसके डिफरेंट जो फूड आउटलेट्स हैं वहां पे भी यूज होगा। तो इससे कंपनी क्या बचा लेगी अपनी, बेटा इससे कंपनी बचाएगी टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम बचेगा। टर्न अराउंड टाइम कैसे बचेगा बेटा, आप खुद सोचो, मैनुअली आपको क्यू में लगना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, लेट अस सपोज उसके मल्टीपल फूड आउटलेट्स हैं, मल्टीपल फूड आउटलेट्स हैं, आप किसी भी आउटलेट से क्या खरीदोगे, फूड खरीदोगे और कार्ड से पेमेंट करोगे, तो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली अपने आप उसके पास क्या आ जाएगी, कंपनी के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इस फूड आउटलेट से इतने की क्या हुई है, बिलिंग हुई है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा। इंफॉर्मेशन का जब फ्लो क्या होता है बेटा, इंफॉर्मेशन का फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा सिक्स्थ। मिस्टर जेड इज परसुइंग द कोर्स ऑफ एमसीए एंड इज अंडरगोइंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ई कॉमर्स कंपनी। एक पर्सन है मिस्टर जेड जो एमसीए कर रहा है और वो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा है ई कॉमर्स कंपनी में। He has been given a task to prepare a flow chart describing the flow of transaction through various modes of payment used by customer to pay the bill to company। Means उसको बोला गया कि क्या बनाओ तुम, फ्लो चार्ट बनाओ। आगे बोल रहा है आइडेंटिफाई द टर्मिनोलॉजी दैट इज इररिलेवेंट टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लो चार्ट। इन चारों में से फ्लो चार्ट में क्या यूज नहीं होता, प्रोसेस यूज होता है। यस, प्रोसेस को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, इससे। डिसीजन यूज होता है, डिसीजन को आप किससे रिप्रेजेंट करते थे, इससे। डॉक्यूमेंट यूज होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब ये, ठीक है, प्रिंट। रिस्क यूज नहीं होता, दैट इज रिस्क इज इररिलेवेंट। रिस्क नाम का कोई भी सिंबल यूज नहीं होता फ्लो चार्ट में। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर। Enterprise risk management ERM framework consists of interrelated components that are used to identify events that are relevant to the organization objective. Identify which of the following is not a component of ERM framework. याद करो बेटा, ERM पढ़े थे, ERM के अंदर तुम लोगों ने ERM के अंदर बहुत सारे components पढ़े थे, जिसके अंदर तुम लोगों ने 8 interrelated components पढ़े थे ERM के। अब वो बोल रहा है इन चारों में से कौन सा ERM का कंपोनेंट नहीं है। इंटरनल एनवायरनमेंट यस, ऑब्जेक्टिव सेटिंग यस, इवेंट आइडेंटिफिकेशन यस, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ERM। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं सर 8th, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर मैं बात करूं सर, इंटरनल कंट्रोल ऑडिट का भी पोर्शन है तुम्हारा, पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा ऑडिट के अंदर चैप्टर है इंटरनल कंट्रोल्स। और EIS के अंदर मैंने आपको बोला था इंटरनल कंट्रोल टॉपिक दे रखा है आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और उसके अंदर आपको इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन, इंटरनल कंट्रोल के बेनिफिट्स, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस वही लिखनी है जो आपने ऑडिट में पढ़ी है। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज टू एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज इट्स चैलेंजेस और डिसरप्शन सीमलेसली। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। भाई इंटरनल कंट्रोल का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन यस। मीटिंग सेल्स टारगेट नो, मीटिंग सेल्स टारगेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आगे के ही पढ़ लेते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग यस, कंट्रोल लगाओगे तो रिपोर्ट जो होगी वो रिलायबल होगी एंड आपका जो ऑपरेशंस होंगे वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कहलाएंगे। तो यहां पे मीटिंग सेल्स टारगेट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट।
143 जो सेक्शन है आपके ईआईएस में, दो ही सेक्शन दे रखे हैं बेटा, एक सेक्शन 134 और एक सेक्शन 143। 143 है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, सिर्फ नाम याद रखना है, और सेक्शन 134 है बेटा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे बोल रहा है 143 किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मुझे बताओ बेटा क्या कहता है सेक्शन 143 कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है, और सेक्शन 134 कहता है इंटरनल कंट्रोल्स को लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो 143 रिलेटेड टू पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट आते हैं 10th, एबीसी कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रिक्टली फॉलो द पॉलिसी ऑफ एसपीडीआई, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन पढ़ा था आपने। चूज द एट्रीब्यूट दैट इज नॉट डिफाइंड एज सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन नहीं कहलाती? पासवर्ड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बायोमेट्रिक, होम एड्रेस इज नॉट अ सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक। नेक्स्ट पढ़िए, मिस्टर श्रवण, एचआर मैनेजर of a multinational company asked his subordinate to prepare the files of various processes involved in human resource management. Which of the following does not form a part of HR? HR का कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है भाई? ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ HR, career development is a part of HR, leadership development is a part of HR, invoicing is not a part of HR. Invoice तो HR का काम ही नहीं है, invoice किसका काम है? Finance and accounting। तो एचआर का काम इनवॉइसिंग नहीं होता। आते हैं नेक्स्ट, आपने बहुत सारे स्टेप्स पढ़े होंगे बीपीए के, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था बेटा 8 स्टेप्स टू इंप्लीमेंट बीपीए। 12th वाला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। थर्ड जो स्टेप पढ़ा था वो उस क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पढ़िए जरा, टू मेक अ सक्सेस इन बिजनेस एंड रिड्यूस द टाइमिंग ऑफ मैनुअल वर्क, ठीक है। The organization should implement business process automation which involves documentation as well. स्टेप 3 जो था उसकी बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट। आगे बढ़ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का बेनिफिट कौन सा नहीं है? आप मुझे बताओ, जब आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप डॉक्यूमेंट करोगे तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपके क्या मैनुअल प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या वीकनेसेस है, दैट इज बॉटलनेक्स है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या इनएफिशिएंसी है। तो इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है ये पूछ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का। अगर आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो क्लैरिटी आती है, यस। बॉटलनेक्स मतलब आपको पता चलता है कि कहां पे आपको कहां प्रॉब्लम्स आ रही है मैनुअल प्रोसेस में, डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है, यस। सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी, यस। डिजाइन न्यू पॉलिसी फॉर्मेट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बीपीए। तो डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़िए, एन ऑनलाइन स्टोर फॉलो अ प्रोसेस ऑफ इंटीमेटिंग अबाउट होल ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर थ्रू एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मींस कस्टमर एक ऑनलाइन स्टोर से जब भी कोई चीज परचेज करता है तो उस कस्टमर के पास ऑप्शन आता है एसएमएस के थ्रू ट्रैकिंग का। मींस एसएमएस आता रहता है, ट्रैक कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट को। दिस एक्टिविटी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मुझे बताओ, कस्टमर को रिटेन रखने के लिए ही तो हम लोगों ने ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया है। तो ये जो एक्टिविटी है, इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 14th। अ ह्यूज ऑयल स्पिल्ड फ्रॉम ऑयल वेल run by British Petroleum, one of the largest oil company in the world, and resulted in an assessed environmental damage about $20 billions. The company expended an amount of $2 billions on promotional ad, informing the world that it is an environmental friendly company. Means एक कंपनी थी, उस कंपनी का क्या हुआ, उस कंपनी से क्या हुआ कि एनवायरमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है, इस तरीके का मैसेज किसको जा रहा था? पब्लिक को जा रहा था। जब वो क्या करती थी, ऑयल को क्या करती थी? स्पिल करती थी।
कंपनी का नाम था ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो कंपनी को इस वजह से क्या हो रहा था, उसकी रेपुटेशन पे इंपैक्ट आ रहा था। तो कंपनी ने प्रमोशनल एड चलाया कि हम जो काम कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी है, एनवायरमेंट को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। आगे बोल रहा है दी प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट वर डन टू प्रिवेंट दी कंपनी फ्रॉम रेपुटेशनल डैमेज। नाम ही देखो क्या लिखा है, रेपुटेशन, पढ़ लो, आ रहा होगा लास्ट डी, रेपुटेशनल डैमेज। कंपनी ने जो एडवर्टीजमेंट फ्लैश किया उससे अपनी कंपनी ने क्या बचाई, रेपुटेशन। नेक्स्ट, a bank share financial data of its borrower with third party without the consent of borrower। बैंक ने borrower जो होते हैं उसके डेटा को थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ borrower। आइडेंटिफाई द रूल ऑफ SPDI। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा रूल है बेटा, दो रूल होते हैं, एक होता है रूल 5, एक होता है रूल 6। बिना कंसेंट के, कान खोले, बिना कंसेंट के अगर मैं बिना कंसेंट के आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहा हूं तो मेरे अगेंस्ट आप लीगल एक्शन ले सकते हो, दैट इज रूल 5। बिना कंसेंट के मैं आपकी इंफॉर्मेशन को आपसे कलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज रूल 6। तो यहां बिना कंसेंट के शेयर कर रहा है, दैट इज रूल 5। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। An internal auditor of a steel company, Mr. Ajay, observed that vendor supplying material to manufacture steel has begun to supply the damaged material। Means एक इंटरनल ऑडिटर था स्टील कंपनी का, मिस्टर अजय, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो वेंडर कंपनी को स्टील प्रोवाइड कर रहा था वो वेंडर डैमेज मटेरियल दे रहा है कंपनी को। उसने क्या करा, ही रिपोर्टेड दिस इशू टू द कंपनी टॉप मैनेजमेंट। उसने ये टॉप मैनेजमेंट को बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वुड बी फॉलोड बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इफ दे डिसाइडेड टू सीक मोर कैपेबल सप्लायर। मींस मोर कैपेबल एंड लीव द करंट सप्लायर। मींस जो सप्लायर था वो डैमेज मटेरियल प्रोवाइड करा रहा था कंपनी को, तो IAS ऑडिटर ने ये रिपोर्ट बना के टॉप मैनेजमेंट को दी। अब टॉप मैनेजमेंट ने क्या करा, इस सप्लायर को हटा के कोई दूसरे सप्लायर के साथ क्या कर लिया, टाइप कर लिया। तो ये कौन से रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, एक्सेप्ट किया रिस्क, ट्रांसफर किया रिस्क, एलिमिनेट किया या ट्रीट किया। ट्रीट मतलब मिटिगेट, तो ये एलिमिनेट किया। मैंने आपको बताया था जिस सप्लायर, जिस वेंडर या जिस टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे रिस्क आता है, आप उस सप्लायर, उस वेंडर या उस टेक्नोलॉजी को मोर रोबस्ट सप्लायर, मोर रोबस्ट वेंडर या मोर रोबस्ट टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दो, दैट इज टर्मिनेट द रिस्क, जिसको हम लोग एलिमिनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़िए 17th। In the biannual meeting of DEF Hotel Group, the senior officials are discussing risk that could impact hotel effective working in relation to customer satisfaction and change integration. Which of the following business risk is being discussed in the meeting? Means effective working रुक जाएगी। मींस जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग रुकेगी, इसको किस टाइप का बिजनेस रिस्क बोलेंगे, ऑपरेशनल रिस्क। इसको बोलेंगे ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रुक गई, इफेक्टिव वर्किंग रुक गई, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18th। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रोल्स दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ITG, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। मैंने आपको एक इंटरनल कंट्रोल पढ़ाया था, एक IT कंट्रोल पढ़ाया था और एक जनरल कंट्रोल की कुछ लिस्ट थी। ठीक है सर, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स थे, अब वो बोल रहा है कौन से जनरल कंट्रोल्स नहीं है। इसमें से अगर मैं बात करूं बेटा, लिस्ट थे, ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स थे जनरल कंट्रोल्स, जिसमें से एक्सेप्शन रिपोर्टिंग जो होता है, इट इज नॉट अ जनरल कंट्रोल, इट इज अ IT कंट्रोल। याद रखना अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग इज अ IT कंट्रोल, नॉट अ जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल के अंदर
मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, एक्विजिशन एंड इंप्लीमेंटेशन, चेंज मैनेजमेंट, यूजर ट्रेनिंग, ये सब कुछ आता है, लेकिन एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, दैट इज आईटी कंट्रोल। तो यहां पे जनरल कंट्रोल एक्सेप्शन रिपोर्टिंग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ए एंड बी फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड्स लोन अगेंस्ट गोल्ड। ठीक है जी। द कंपनी हैज क्रिएटेड अ पॉलिसी टू एंश्योर ईच डिस्पर्स्ड लोन हैज बीन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। Gold accepted as security has been properly valued and same is kept in security vault. Dash would ensure the management directive to mitigate the risk to achievement of objectives are carried out. Means mitigate the risk. ठीक, fill in the blanks with the appropriate option. रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या लगाती है बेटा? कंट्रोल। तो कंट्रोल एक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। मिटिगेट बोल रहा है, मिटिगेट मतलब रिस्क को मिनिमाइज करेगा। कैसे मिनिमाइज करेगा? कंट्रोल के थ्रू, कंट्रोल एक्टिविटीज के थ्रू। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। के एंड के सन्स लिमिटेड ऑटोमेट ऑल इट्स बिजनेस प्रोसेसेस टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। Identify the factor that is responsible to ensure that no unauthorized amendments can be made in the data after implementing BPA. No unauthorized amendments. आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव या सक्सेस फैक्टर पढ़े थे BPA के। 4 सक्सेस फैक्टर्स आपने पढ़े थे। CRT, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, टाइमलीनेस। कौन सी चीज है जिसको बोल रहा है नो अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट? कोई भी अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा में चेंजेस ना कर पाए, दैट इज इंटीग्रिटी, दैट इज इंटीग्रिटी। तो आई होप आप लोगों को एमसीक्यू समझ आ रहे हैं। आपके इंस्टीट्यूट के ही एमसीक्यू है जो मैंने सॉल्व कराए हैं बेटा। ये पहले 20 एमसीक्यू जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, ये 20 के 20 एमसीक्यू आपके इंस्टीट्यूट ने जो दिए हैं, ये आपके इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 1 के दिए हैं। इससे आगे के एमसीक्यूज जो हैं वो बाकी अदर चैप्टर्स के हैं। तो हमने जो आज एमसीक्यू करे हैं वो पहले 20 एमसीक्यूज करे हैं और आपके इंस्टीट्यूट ने ही रिलीज किए हैं ये सारे एमसीक्यूज। ठीक है, तो पहले 20 एमसीक्यूज जो हम लोगों ने आज सॉल्व किए हैं, ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके चैप्टर नंबर 1 के हैं, दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस, जो आपने चैप्टर पढ़ा है। इससे आगे के एमसीक्यूज बेटा अगर हम लोग बात करें, इससे आगे के एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो डेली बेसिस पे मैं आपको 20 से 25 एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। ठीक, इससे आगे के एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास इमीडिएटली क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन। ठीक, तो मिलते हैं बेटा, इससे आगे के एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।